योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के लिए आवश्यक है, तीनों के बहुआयामी विकास के लिए आवश्यक है। शारीरिक व्याधि के लिए हम देखते हैं योग की क्या उपयोगिता हो सकती है। तो इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं सेरिब्रल एट्रोफी का। सेरिब्रल एट्रोफी क्या है? यह है कॉमन फीचर ऑफ मेनी ऑफ द डिजीज दैट अफेक्ट द ब्रेन, यानी मस्तिष्क को जो प्रभावित करने वाली व्याधियाँ होती हैं उनमें कई व्याधियों में एक यह कॉमन फीचर पाया जाता है सेरिब्रल एट्रोफी। सेरिब्रल मस्तिष्क के भाग से संबंधित है। और एट्रोफी का मतलब क्या होता है? यह है, एट्रोफी का मतलब है किसी भी ऊतक की कोशिकाओं का साइज है उसका डिक्रीमेंट होना, कोशिकाओं के आकार में हानि होना, ह्रास होना। जब कोशिकाओं के आकार में ह्रास होगा तो कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का प्रोग्रेसिवली इसमें ह्रास होता जाएगा, प्रोग्रेसिवली लॉस इसमें होता जाएगा। इस तरह से ब्रेन टिश्यू के लिए हम अगर एट्रोफी को देखें तो ये क्या करेगा? न्यूरॉन का लॉस करेगा, जहाँ वहाँ पर कोई तंत्रिका तंत्र है उसकी हानि करेगा, और जो तंत्रिकाओं के बीच का जो कनेक्शन है उसका भी यह नाश करेगा। वैसे अगर ब्रेन एट्रोफी को देखते हैं तो ये दो प्रकार की होगी, एक तो जनरलाइज्ड होगी, एक होगी फोकल होगी। जनरलाइज्ड होगी उसमें पूरा ब्रेन प्रभावित होगा, और जो फोकल होगी वो मस्तिष्क के किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होगी। इस व्याधि में सेरिब्रम के जो दो पार्ट हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो दोनों इसमें प्रभावित होंगे, और इसमें व्यक्ति की सोच है या फिर जो भी उसकी कोई वॉल्यूंटरी प्रोसेस है वो इसमें इम्पेयर्ड होगी, बाधित होगी। हालांकि कुछ जो सेरिब्रल श्रिंकेज है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने आप पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है, इसलिए जराजन्य जो व्याधि है उसके अंतर्गत भी इसको ले सकते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण में हमने पहले ही देखा है कि सेरिब्रल एट्रोफी एक विशेष प्रकार की कोई व्याधि नहीं होकर के यह एक साइन है, लक्षण है विभिन्न प्रकार की बीमारियों में। अब जैसे कि डेमेंशिया है, सीजर्स है, या फिर कोई भी सम ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिनमें जिसको एपेसिया बोलते हैं, किसी प्रकार की कोई इंजरी है, दुर्घटना है, या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या ड्रग इंड्यूस्ड है, किसी दवाई लेने से अगर यह व्याधि हुई है तो ये इसके कारण हो सकते हैं। इसके लक्षणों को अगर देखते हैं तो इसमें पहला लक्षण है कोग्निटिव एंड कम्युनिकेशन सिम्टम। इसमें क्या पाया जाएगा? मेमोरी लॉस, व्यक्ति की स्मृति का लोप हो जाएगा, कोग्निटिव डिक्लाइन इसमें मिलेगा, और इसको व्यक्ति को लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, और व्यक्ति का जजमेंट, निर्णय लेने की क्षमता है वो इससे विशेष रूप से प्रभावित हो जाएगी। मोटर एंड सेंसरी सिम्टम को हम देखें तो इसमें कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, व्यक्ति के संतुलन में बड़ी समस्या आएगी। इसके अलावा व्यक्ति की मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होगी उसको, और इसमें आंशिक रूप से पक्षाघात यानी पार्शियली पैरालिसिस पाया जा सकता है, और सेंसरी चेंजेस इसमें मिल सकते हैं। बिहेवियरल एंड इमोशनल इसके सिम्टम हम देखें तो इसमें मूड एंड पर्सनैलिटी चेंजेस इसमें मिलेगा। व्यक्ति का मूड अभी किसी प्रकार का है, आगे जाकर के किसी प्रकार का हो जाएगा, मूड में इसमें बदलाव होता रहेगा। इसके अलावा इसमें हेलुसिनेशंस भी पाए जाएंगे, व्यक्ति भ्रम की स्थिति में इसमें रह सकता है। दूसरे लक्षणों की बात करें तो इसमें सीजर्स मिल सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी मिल सकती है, और इसमें इनकंटिनेंस भी मिल सकता है। अब यह है कि यह व्याधि है, इसमें योग, आसन, प्राणायाम, योगिक क्रिया किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो इसके लिए हम जब बात करते हैं कि इसमें कौन से योग करने चाहिए, आसन, प्राणायाम, कौन सी योगिक क्रियाएं करनी चाहिए, तो इसमें जो प्राणायाम है वो कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसके अलावा भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम इसमें बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आसन कौन से इसमें कर सकते हैं? आसन के लिए इसमें पश्चिमोत्तानासन है, वज्रासन, वृक्षासन, सेतुबंधासन, हलासन और शवासन इसमें विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। हालांकि इसमें और भी आसन है वो किए जा सकते हैं उचित चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार। और एक बात कि आसन जरूरी नहीं कि आप बदल बदल के आसन की करें। एक ही आसन में लंबे समय तक अगर स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक बैठा जा सके तो वो एक आसन भी बहुत गुणकारी होता है।